बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का रेडियस डिस्कस किया था और इस लेक्चर के अंदर हम लोग उसकी एनर्जी डिस्कस करेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में रिवॉल्व करता है तो उसकी क्या एनर्जी होती है। ठीक है, आपको पता है कि एनर्जी जो है वो बेसिक दो तरह की होती है, या तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो एक मूविंग जो चीज़ होती है, एक मूविंग जो पार्टिकल होता है, उसके अंदर दोनों ही एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। वैसे तो एनर्जी ऑफ मोशन काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी डिपेंड करती है, इसलिए उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, 1/2 mv²। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हम लोगों ने रेडियस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, मतलब कि उसके रेडियस से ही हमें उसके पोजीशन का आइडिया होगा कि वो एटम में कितने डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से प्रेजेंट है, तो उससे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये कुछ लाइंस आपकी बुक से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ से रीडिंग ही अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कम्पोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। टोटल एनर्जी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 1/2 mv² एंड द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय Ze²/4πε0r का स्केयर। Ze²/4πε0r का स्केयर से हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल डिस्टेंस से मूव करे, द वर्क डन फॉर द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज Ze²/4πε0r का स्केयर इंटू dr। ठीक है, ये डी आर के बराबर होगा। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमने पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी कि रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो हम डी आर के हिसाब से इस पर लिमिट्स लगाते हैं। अब ये बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, यहाँ से उसके लिए आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक फिनोमिना होता है, उसका आपको पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन क्या है और कैसे सॉल्व की जाती है, उसके लिए प्रॉपर रूल्स आपको आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ती हैं, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके नीचे जो एक मैथमेटिकल लाइन है, इसको आप अच्छे से जस्ट रट्टा लगा लें। वैसे तो मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन प्रॉपर इसके स्टेप्स आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि जब डी आर है ना, जिस चीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से इस पर लिमिट्स लगाई जाती हैं। तो जो स्टार्टिंग के अंदर एक बड़ा सा एस आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई की जाती है विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स ऑफ डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस जो है आर से लेके इन्फिनिटी तक इसके ऊपर लिमिट्स लगाई जाती हैं, और फिर जिस फैक्टर पर लगाई जा रही हैं उसके पास इस इंटीग्रेशन को ले जाया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है, बाकी सारी की सारी चीज़ों को एज ए कांस्टेंट रखा जाता है, और कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा इंटीग्रेशन, पहला स्टेप जो है इंटीग्रेशन लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर Ze²dr/4πε0r का स्केयर इज इक्वल्स टू Ze²/4πε0 इंटीग्रेशन dr/r का स्केयर। अब डिस्टेंस पर मतलब कि रेडियस पर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर जो डी है ना, डी का जो वर्ड है वो बेसिकली चेंज के लिए यूज़ होता है। चेंज के लिए जिस तरह इंटीग्रेशन एक फिनोमिना है, इसी तरह एक और फिनोमिना होता है, उसके लिए हम डी का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो जब तक आपको ये डी वाला प्रोसेस नहीं समझ आएगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये तकरीबन 7-8 एक्सरसाइज हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, वो आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी समझ आएगी। इसलिए इतना ज़्यादा इसको समझना तो आपने है, लेकिन इसको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आ रही तो आप इसको जस्ट रट्टा लगा लें, क्योंकि प्रॉपर बेसिक टर्म समझाए बगैर इसको आपको समझाना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ। फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट्स पे अप्लाई की जाती है डी आर और आर स्केयर के ऊपर। तो डी आर वो चेंज है, ये अब जो डी और इंटीग्रेशन है ना, ये एक दूसरे के उलट होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जब प्रॉपर इंटीग्रेशन अप्लाई की जाएगी तो वो लिमिट जो है वो अप्लाई हो जाती है, और जो नीचे बटे के अंदर आर का स्केयर है वो होती है बेसिकली पावर।
तो पावर में एक की कमी की जाती है, ठीक है। पावर में से एक माइनस किया जाता है और जो आंसर आता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। -1/2r/∞। मतलब कि हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई कर दी है। अप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया है, -1/r विद द लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अब जब वो सॉल्व हो गया तो वो लिमिट्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। हमने उस लिमिट्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया, तो क्या आंसर आता है, जी इसके 4πε0r, 4πε0 -1/r। अब -1/r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा जी -g² 4πε0r, और ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द माइनस साइन इंडिकेट दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम द इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट द डिस्टेंस r from the nucleus. At infinity the electron is not being attracted by anything and the potential energy of the system is zero. और potential energy जो सी सिस्टम की वो जीरो होती है। whereas at a point nearer to the nucleus, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो न्यूक्लियस के पास है, it will be attracted by the nucleus, तो ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। the potential energy become less than zero. the quantity less than zero is negative. For this reason the potential energy given by the equation is negative. अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी -ge² 4πε0r के बराबर है। तो टोटल एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर एनर्जी इन दोनों को सम करके कैसे कैलकुलेट की जाती है। स्टूडेंट्स, हमने अब तक देखा है कि टोटल एनर्जी के दो कंपोनेंट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हमने एक्सप्रेशंस देखे हैं। हम डिराइव कर रहे हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्रेशन, और उसमें हमने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है हमारे पास और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम टोटल एनर्जी में जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो ऊपर से ही इसको हम ले आते हैं नीचे की, इसके आगे हम जो है वो मजीद प्रोसीजर करने लगे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है वो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि इससे इसका अगला स्टेप हमने करना है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी की अगर वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास क्या आ चुकी है, ये है 1/2 mv², ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की क्या आ गई है, ze² डिवाइडेड बाय 4πε0r, ठीक है। और ये माइनस के साथ है और बीच में क्या है, हमारे पास दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, तो ये ऐड हो रही हैं, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब देखें, प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि ये सिर्फ हमारे पास माइनस साइन रह जाएगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। ये हमारे पास जो है वो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे करते हैं, एनर्जी के लिए हम ई इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अब इसको भी टैग कर देते हैं, इस इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि जी वेलोसिटी जो है वो हम, क्योंकि उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, हम इसके फैक्टर को, वेलोसिटी के फैक्टर को रिमूव ही कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सप्रेशन जो हम जब हमने रेडियस को डिराइव किया था ना, तो हमने mv² के लिए एक जो है वो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, हम उसको देख लेते हैं और उसमें से हम mv² की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने जो है वो क्या किया था, इसको हमने जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को कर्व पाथ में मूव करने पे मजबूर करती है, क्योंकि ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन है, और इसको हमने इक्वेट किया था इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये मौजूद है हमारे पास। तो इनको जब हमने इक्वेट किया था तो हमने देखा था कि क्या हुआ था कि ये जो है इन दोनों को इक्वेट करने पे आर एक तरफ से कैंसिल हो गया था। तो ये आर जो है वो क्या हुआ, एक तरफ से कैंसिल हो गया और दूसरी तरफ से इसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हुआ है। ये इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आ गया था। इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन आ गया था। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब जो ये वैल्यू है, ये हमारे पास mv² की वैल्यू है, तो इसको जो है वो हम क्या करते हैं, वहां पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जो हम करंट हमारी डेरिवेशन है, तो इसको हमने किया यहाँ पर प्लेस, और ये आ गई mv² z² जो भी हमारे पास पूरी ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ से जो है वो प्लेस कर देना है, इसकी जगह, इस एक्सप्रेशन की जगह हमने ये वाली जो है वो फैक्टर डाल देना है, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे E = ½ आ जाएगा, ठीक है। और mv² की वैल्यू क्या है, ze² डिवाइडेड बाय 4πε0r। फिर बाकी आगे जो ये वाला फैक्टर है, इसको हम पूरा इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये हमने कॉपी करके यहाँ पर लिया है।
अब क्या है, अब इसको अगर हम देखें तो 2 into 4 क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यही लिख देते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया टोटल एनर्जी के लिए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इसके अंदर से हम देख लेते हैं कि इसका हम नीचे की जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो ये आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू तो वैसी की वैसी ही आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, ये हो जाएगी हमारे पास -2। और ये साथ में क्या आएगा, ये देख लेते हैं हम, ZE², ठीक है। ये हमारे पास जो है वो टोटल वैल्यू आ गई। अब देखें, अगर ये 1 है, ये 1ZE² है, -2ZE², तो ये क्या बन जाएगा, -ZE²। तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, -ZE² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये चीज आ गई, और ये क्या है, एनर्जी के लिए। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको जो है वो किस तरह से लिखेंगे, हम नीचे ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। नीचे किस तरह से लाएंगे, ये हम नीचे ले आए इसको, और एनर्जी जो है ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और इसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 6 बन गई। अच्छा, ये जो वैल्यू आई है, अब इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें जो है हम आर की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू, ताकि हमारे पास ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। हमने आर जो है यानी रेडियस जो है वो क्या किया था, वो हमने जो है वो डिराइव किया था इससे, लास्ट लेक्चर में हमने उसको यानी रेडियस को डिराइव किया था। तो हम यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ले आते हैं। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू है जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे आर की जगह, आर को यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगी। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ करके लिखते हैं E इक्वल्स, और ये आ जाएगा -ZE², ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी n², h², ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो है वो डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या है, इसके नीचे डिवाइड हो रही है, जो चीज इसके नीचे डिवाइड होगी डेफिनेटली वो ऊपर चली जाएगी। तो हम डायरेक्ट ऊपर ही लिख देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई चीज है तो वो न्यूमरेटर में चली जाती है। तो वो z है, तो z इंटू जी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। e का स्क्वायर है, e का स्क्वायर इंटू e का स्क्वायर क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा, ठीक है। E4 आ गया। फिर पाई है, पाई लिख देते हैं, और m है तो चलें m भी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है वो वैल्यू आ गई। अब कुछ कैंसिलेशंस हैं वो देख लेते हैं। सब पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसकी कैंसिलेशन कर दी। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर अरेंज करके किस तरह से लिखेंगे, E इक्वल्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है इसमें से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि n के अलावा ये जो n हमारे पास वैल्यू, ये n जो है वैल्यू है या फैक्टर है, इसके अलावा सारी चीजें जो है वो हमें नोन होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए बाकी सारी चीजें हमें पता होती हैं, ठीक है ना। अगर हम इनको यहाँ पर इनकी वैल्यूज की निशानदही भी कर देते हैं, तो इसके लिए हम पहले तो ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई करेंगे, किस तरह से कि h² तो यहाँ पर आ गया, और जो n है ना, ऐसा करते हैं इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1/n², क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पुट करनी होंगी। ये बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं, और इनकी वैल्यूज क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, किसकी वैल्यूज आ गई हैं, डिफरेंट जो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह n अगर सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, और ये तो चेंज होता रहेगा, तो ये जो है हम इसको साइड पे कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास h, जो ये h² है, इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास एक प्रॉपर मौजूद है, ये एक कांस्टेंट है। इसको परमिटिविटी कहते हैं, और नॉट वाला जो है वो वैक्यूम के लिए होती है, यानी कि फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, ये भी कांस्टेंट होती है। क्योंकि बात हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम की कर रहे हैं, ठीक है। बोहर ने जो डिराइव किया था वो हाइड्रोजन के एटम के लिए किया था, तो हम ZH जो है वो हम Z लिखा हुआ, और हाइड्रोजन के लिए इसलिए हमने H छोटा सा लिख दिया, और ये 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है हाइड्रोजन का। फिर इलेक्ट्रॉन का हमने अगर देखें तो वो हमारे पास जो चार्ज होता है वो 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम्स है, जो कि डिटरमिन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट मैस होता है, इलेक्ट्रॉन का ही मैस होता है, और ये कितना होता है 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 kg, जो कि ये भी डिटरमिन्ड होता है, जो हमने डिटरमिन किया हुआ है, ठीक है, मेजर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन का। तो ये सारी वैल्यूज जब हम प्लेस करते हैं, पुट करते हैं इसमें, इसके हम यहाँ पर जो है वो पुट करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये चीज जो है वो सारी की सारी क्या होगी, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी।
अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो एक कैलकुलेटर ले आए हैं और इसमें जो है वो हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, इसकी वैल्यूज यहाँ से डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 9.1 एक्सपोनेंशियल 31, ठीक है, और ये -31 है और ये हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से। ये हमने डिवाइड किया 8 से, फिर हमने इसको डिवाइड किया 8.85 एक्सपोनेंशियल -12 हमारे पास है, ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से कर दिया। फिर हम क्या करते हैं कि इसको जो है अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर 4 से ना, जी स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही होगा। तो हम जो है अब क्या कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई की पावर 4 से यानी कि 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 आ जाएगा, ठीक है, और इसका हमने क्या लिया कि इसकी पावर लिए 4, तो इसकी पावर 4 ले ली, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, एच स्क्वायर से यानी कि 6.626 जो कि वैल्यू होती है 6.63 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल क्या आ जाता है आगे, 34 आ जाता है और ये माइनस में होता है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ मौजूद है, और ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी वैल्यू क्या है 2.1679, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 167, इसको अप्रोक्सीमेटली 2.17 कह सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल -18, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 2.17 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा 1/n स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 1/n स्क्वायर। अब इस 1/n स्क्वायर को मैं एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ कि इसी से जो है वो क्या करूँ, यहाँ पे लाइन थोड़ी सी सीधी लगाएंगे, नीचे लिखूं n स्क्वायर, और ये क्या है E की वैल्यू है यानी कि जो एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में जो ये रिवॉल्व कर रहा, तो उसकी एनर्जी कितनी है, ये हमारे पास जो आ गई है, ठीक है। इसको जो है वही हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए हमने जो है वो डिराइव कर लिया है, और इसको चलिए हम टैग भी कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 से। तो ये हमने क्या फाइंड आउट की, हमने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट में वो फाइंड कर ली है।